अगर मैं आपसे कहूं कि एक फिल्म ने सिर्फ 10 दिनों में 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा लिया और यह कमाई अभी रुकी नहीं है, फिल्म आगे और भी पैसा कमा रही है, लेकिन उसी फिल्म में सच को तोड़ मरोड़ कर दिखाया, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज हम बात करेंगे धुरंधर द रिवेंज की, जिसे डायरेक्ट किया है आदित्य धर ने और इसमें लीड रोल में है रणवीर सिंह। एक स्पाई थ्रिलर लगती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यह एक सिर्फ फिल्म नहीं है, यह एक सोच बेचने की कोशिश है। एक ऐसी सोच जिसमें सरकार हमेशा सही होती है और दुश्मन हमेशा बाहर होता है। और इस पूरी फिल्म का सबसे बड़ा हथियार है एक डायलॉग, हिंदू बहुत डरपोक कौम। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। पड़ोस में ही रहते हैं हम। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। पहली बार सुनने में तो झटका लगता है, गुस्सा आता है और यहीं से फिल्म अपना खेल शुरू करती है, क्योंकि यह डायलॉग सिर्फ डायलॉग नहीं है, यह पूरी फिल्म का ट्रिगर है। फिल्म की शुरुआत होती 1990 के 1C814 के हाईजैक से, यानी कांधार वाला मामला। उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, लेकिन फिल्म असली घटना को बदल देती है, उसमें फिक्शन डाल देती है और यह किरदार दिखाया जाता है अजय सान्याल, जो असल में अजीत डोभाल जैसा लगता है। फिल्म दिखाती है कि भारत बातचीत में सफल हो गया, लेकिन असल में आतंकियों को छोड़कर यात्रियों को छुड़ाया गया था। और तभी एक आतंकी वहाँ डायलॉग बोलता है, हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। यह डायलॉग धीरे धीरे उर्दू लहजे में बोला जाता है, पीछे डरावना म्यूजिक चलता है ताकि दर्शकों के अंदर गुस्सा पैदा हो। यह लाइन सिर्फ फिल्मों में नहीं रहती, यह इसे ट्रेलर में डाला जाता है, सोशल मीडिया पर वायरल किया जाता है, मीम्स बनते हैं, थिएटर में लोग नारे लगाते हैं। यहीं से फिल्म अपना असली खेल शुरू कर। डायरेक्टर आदित्य धर एक अपना खास स्टाइल अपनाते, जिसे डॉग विसल पेट्रियोटिज्म कहा जाता है, मतलब सीधे कुछ नहीं कहना लेकिन इशारों में भावनाएं पैदा करना। फिल्म आपको यह महसूस कराती है कि हम हिंदू हमेशा दबे रहे हैं, कमजोर रहे, पुरानी सरकारें नरम थी, जबकि ऐसा कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है कि हाईजैकर्स ने ऐसा डायलॉग बोला हो। इसके बाद फिल्म भावनाओं पर कब्जा करती है। रणवीर सिंह के किरदार में की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें उसके परिवार के साथ रेप और हत्या होती है। यह सब एक भ्रष्ट नेता द्वारा किया जाता है। फिल्म बार बार यह संकेत देती है कि कमजोरी की वजह से यह असर हुआ। फिर हीरो आता है और बहुत हिंसक तरीके से बदला लेता है। पहले आपको कमजोर महसूस कराया जाता है और फिर बदले को सही ठहराया जाता है। फिल्म में और भी डायलॉग डाले गए हैं, जैसे हिंदुस्तानी औरतों का रेप करेंगे, हिंदू औरतों को उठा लेंगे, मर्दों का खतना करेंगे और कलमा पढ़वाएंगे। ये सभी बातें विलेन के मुंह से कहलवाई जाती हैं, लेकिन ये वही बातें हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फॉरवर्ड की जाती है। फिल्म इन्हें सच जैसा बना करती है और अब ये पूरा पैटर्न साफ दिखता है। पहले दर्शकों को गुस्सा दिलाया जाता है और फिर एक मजबूत हीरो दिखाया जाता है जो दुश्मन के देश में जाकर बदला लेता है और फिर मैसेज दिया जाता है कि भारत कमजोर था, अब नया भारत है जो कि घर में घुस कर मारता है। अब फिल्म नोटबंदी की तरफ जाती है। फिल्म कहती है कि 2016 की नोटबंदी एक सीक्रेट ऑपरेशन थी, जिसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन लीफ। दिखाया जाता है कि पाकिस्तान की ISI भारत में 60,000 करोड़ की नकली नोट भेजने वाली थी, जिसमें यूपी चुनाव और आतंकवाद को फंड करना था। फिर रॉ एजेंट दुश्मन देश में जाकर मिशन फेल करता है और जिसके बाद सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली भाषण दिखाया जाता है। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। फिल्म यह मैसेज देती है कि नोटबंदी एक मास्टर स्ट्रोक थी, लेकिन RBI के डेटा के अनुसार नकली नोट सिर्फ 0.02% थे। नोटबंदी के बाद इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। यहाँ फिल्म और हकीकत के बीच में बड़ा फर्क दिखता है। अब आते हैं अतीक अहमद वाले हिस्से पर। फिल्म में उसे अतीफ अहमद बना दिया जाता है, उसे ISI एजेंट दिखाया जाता है, ड्रोन से AK-47 RDX मंगवाते हुए दिखाया जाता है और यूपी में पाकिस्तानी समर्थित सरकार बनवाने की भी बात कही जाती है। यहाँ फिल्म सीधा नाम नहीं लेती, लेकिन इशारा
समाजवादी पार्टी की तरफ जाता है। यह प्रोपेगेंडा का तरीका है, बिना नाम लिए दिमाग में एक छवि बनाना। फिल्म 2023 की प्रयागराज घटना भी दिखाती है, जहां अतीक की हत्या हुई थी। असल में यह फेक जर्नलिस्ट द्वारा किया गया था, लेकिन फिल्म में इसे एक प्लान इंटेलिजेंस ऑपरेशन दिखाती है। इससे एक लोकल माफिया को देश का दुश्मन बनाया जाता है और उसकी मौत को देशभक्ति बना दिया जाता है। फिल्म बार बार एक ही बात दोहराती है, देश की हर समस्या के पीछे पाकिस्तान है, नक्सलवाद है, पंजाब का ड्रग संकट है, कश्मीर है, सब कुछ ISI और दाऊद इब्राहिम से जोड़ दिया जाता है। लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं पर कोई बात नहीं। अब दाऊद इब्राहिम की बात फिल्म में दिखाया जाता है कि रॉ ने उसे 20 साल पहले जहर दे दिया था। वह धीरे धीरे मर रहा है, फिर भी वही बड़े हमले की प्लानिंग करता दिखाया जाता है। असल में ऐसा कोई सबूत नहीं है। यह दिखाकर फिल्म यह बताना चाहती है कि हमारी एजेंसियां बहुत ताकतवर हैं। फिल्मों में कई असली वीडियो डाले गए हैं, जैसे 2014 के प्रधानमंत्री मोदी की शपथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि नोटबंदी का भाषण। देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी है। डायलॉग्स में बार बार सुनाई देता, ईमानदार सरकार, नया भारत, डरने की जरूरत नहीं, अब हम घुस के मारते हैं। रॉ का बॉस सीधे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात करता है। हर जीत का श्रेय सरकार को दे दिया जाता है और फिल्म में हिंसा को हीरोइज्म बना दिया जाता है और हत्या, ब्लास्ट, रेप के सीन स्टाइलिश बनाए गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर फिल्म सच दिखा रही है तो इतने सारे डायलॉग और घटनाएं क्यों गढ़ी गई? यह पूरी कहानी समझ आती है, पहले आपको चोट दी जाती है, फिर उसी चोट का बदला दिखाया जाता है और इस तरीके से भावनाओं को कंट्रोल किया जाता है। अब आप पूछिए, क्या यह एक सिर्फ फिल्म है या एक नैरेटिव तो आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठाया जा रहा है? या सरकार हमेशा सही दिखाई जाती है और सवाल पूछना गलत बना दिया जाता है? तो सिनेमा सच दिखाने की बजाय भावनाओं भड़काने लगे। समझ लीजिए कहानी नहीं, यह एक सोच है जो आपको बेची जाती है।